एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 9 हिस्ट्री की बुक के नोट्स। तो ये अब इसका थर्ड पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, फिर हम मर्ज करके वीडियो पूरी की पूरी एक वीडियो बना देंगे इसकी। और यहाँ पे आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं और अच्छे से ध्यान से सुनिए। हैपनिंग्स ऑफ 1992 से लेकर के 1929, तो 1922 से लेकर के 29 तक जो जो चीज़ें हमारे देश में हुई वो हम पढ़ने वाले हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो आरएसएस है, जिससे आज कल मतलब आरएसएस बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है। तो जो आरएसएस है, स्वयंसेवक संघ, इन्होंने और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इज इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ 1920s। तो 1920s के टाइम पर आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अस्तित्व में आए थे। चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू आर्ग्यूड दैट पार्टी शुड फाइट इलेक्शन टू द काउंसिल एंड एंटर देम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों चाहते थे कि जो इलेक्शंस है ना, जो अंग्रेजी सरकार करवा रही है काउंसिल्स के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करें। बट बाकी कांग्रेस चाहती थी कि हम किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। तो सीआर दास, मोतीलाल नेहरू इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, बट बाकी कांग्रेस के मेंबर्स इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। द डिकेड क्लोज्ड विद द कांग्रेस रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। तो 1929 में कि भाई अब तो हम लोगों को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए अंग्रेज़ों से। 1929 में अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एट लाहौर उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम लोग जो है इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को। हम आज़ाद नहीं हुए थे उस समय तक, मगर एक सिंबॉलिक वे में कि भाई हम खुद को आज़ाद मान रहे हैं, अंग्रेज़ों को जल्दी से जल्दी देश से बाहर हम कर देंगे। तो 26 जनवरी 1930 को इसीलिए हम लोग अपना जो है उस समय पर इंडिपेंडेंस डे मनाने लगे थे 1930 से। और फिर इसी दिन की याद में हमने 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू करवाया, तो हम इसे रिपब्लिक डे के रूप में अब मनाते हैं, इस दिन की याद के लिए ही इसको, ताकि हम याद रख सकें। तो इसलिए क्या हुआ था कि अंग्रेज़ जो हैं वो हमें आज़ादी देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे और ऐसे ऐसे कानून लेकर के आ रहे थे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने डिसाइड किया कि हम पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग को अंग्रेजी सरकार के आगे रखेंगे। और 26 जनवरी 1930 से जो है पूरे देश में आज़ादी दिवस, मतलब एक सिंबॉलिक था, आज़ाद तो हुए नहीं थे कि हम भाई आज़ादी का दिवस मना रहे हैं और हम जल्दी से जल्दी आज़ाद हो जाएंगे, ये था। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट, रिवॉल्यूशनरी यानी कि आप कह सकते हैं कि कांग्रेस क्या करती थी, धरने करो, आंदोलन करो, और ये जो रिवॉल्यूशनरी थे कि भाई मार डालो, अंग्रेजी सरकार के जो अफसर हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं इनको जान से मार डालो, इनका ये मानना था रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट का। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और दूसरे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और काफ़ी सारे हमारे नेशनलिस्ट थे, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट। वो चाहते थे कि कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट हम फाइट करें एंड द रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस थ्रू अ रिवॉल्यूशन ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स। जैसे कि रिवॉल्यूशन हुआ था वर्कर्स का, पीजेंट्स का रशिया में, इसी तरीके से रशियन रिवॉल्यूशन से ही इन्होंने इंस्पिरेशन लेकर के कहा कि भाई हमारे देश में ये जो अंग्रेज़ एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, हमारे देश के नागरिकों को परेशान कर रहे हैं और ये जो अमीर लोग गरीब लोगों को का शोषण करते हैं, इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। और जो वर्कर्स हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग और किसान, ये आंदोलन लेकर के आएंगे। तो कुछ पार्टीज आई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA इन 1928 एट फिरोजशाह कोटला इन दिल्ली। तो 1928 में HSRA बनी फिरोजशाह कोटला दिल्ली में। दिसंबर 1928 को भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु ने असैसिनेट कर दिया यानी कि मार डाला एक पुलिस ऑफिसर था सॉन्डर्स नाम का, जिसने लाठीचार्ज किया था और जिसकी वजह से लाला लाजपत, देखो क्या हुआ था ना, 1928 में जब साइमन कमीशन आई थी तो उसके खिलाफ आंदोलन हो रहे थे पूरे देश में, तो लाला लाजपत राय ने भी उन आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया था। तो ये अंग्रेज़ क्या करते थे कि जो लोग भी आंदोलनों में पार्टिसिपेट करते थे उनको मतलब डंडे वंडों से मारते थे। तो यही किया, और लाला लाजपत राय के भी मतलब काफ़ी ज़्यादा डंडे वगैरह जो पड़ गए थे और उसमें उस समय उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो लाठी चार्ज की वजह से जो है लाला लाजपत राय की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। और वो जो जिसने मतलब लाठीचार्ज करवाया था वो इंसान था सॉन्डर। तो हमारे देश के जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे जैसे कि भगत सिंह, आज़ाद, राजगुरु, इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि इतने बड़े लीडर्स पे मतलब लाठीचार्ज कर दी गई और उनकी डेथ भी हो गई। इसलिए सॉन्डर्स को इन लोगों ने
इन लोगों ने असैसिनेट किया, सॉन्डर को मार डाला। तो यही था सॉन्डर्स का असैसिनेशन, क्योंकि लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसकी वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी और उस डेथ का बदला लेने के लिए भगत सिंह आज़ाद और राजगुरु ने सॉन्डर्स को मार दिया। ये थी स्टोरी। अब देखते हैं कि 8 अप्रैल 1929 को क्या हुआ। भगत सिंह, BK दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक द डेफ ईयर। तो इन लोगों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे कि आप जहाँ पे नेता वगैरह बैठते हैं, उस समय अंग्रेज कुछ इंडियन लीडर्स भी होते थे, तो इन्होंने बम फेंका। बट बम इसलिए नहीं था कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, सिर्फ आवाज़ करने के लिए था। और यही उन्होंने कहा था भगत सिंह ने कि टू मेक द डेफ ईयर, मतलब जो बहरे हो चुके हैं उनके कानों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए ही हमने ये बम फोड़ा है। किसी को नुकसान नहीं हुआ था, मगर इनको उस बम जब उन्होंने फेंका तो इनको पकड़ लिया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह उस समय सिर्फ 23 साल के थे। मतलब 23 साल के एक युवक ने अपनी जान दे दी देश की आज़ादी के लिए। सोच रहे हैं आप लोग? तो ये हम लोगों ने पढ़ा रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म के बारे में। अब हम देखते हैं द मार्च टू दांडी यात्रा के बारे में। 1930 में गांधी जी डिक्लेयर दैट ही वुड लीड अ मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। 1930 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो ये नमक कानून है इसको वो तोड़ेंगे, नमक कानून को भंग करेंगे। सॉल्ट मार्च रिलेटेड द जनरल डिज़ायर ऑफ फ्रीडम टू अ स्पेसिफिक ग्रेवियंस शेयर्ड बाय एवरीबडी। तो मतलब ये क्या था कि भाई नमक पे इतना ज़्यादा कर क्यों लगाया जाए, नमक तो नेचुरली बन रहा है। और ये रिच और पुअर का जो डिवाइड है, इन सब के खिलाफ, मतलब अमीरी गरीबी के जो डिवाइड है, मतलब कोई अमीर है इतना, कोई इतना गरीब है, और अंग्रेजी सरकार जो इतने फालतू के ज़बरदस्ती लोगों से टैक्स वसूलती है, इन सारी चीज़ों के खिलाफ गांधी जी ने दांडी मार्च निकाली थी। और गांधी जी लेड द मार्च ओवर 240 माइल्स फ्रॉम साबरमती टू कोस्टल टाउन दांडी। तो साबरमती से लेकर के दांडी तक उन्होंने यात्रा की थी। अचीवमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये जो दांडी यात्रा थी, इससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारे देश में स्टार्ट हो गया था। इसकी क्या क्या अचीवमेंट थी, क्या क्या हुआ इससे? तो जो कंबाइंड स्ट्रगल थी, लोगों ने बहुत मतलब अच्छे से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इससे मतलब फ़ायदा भी हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, उसमें हमारे संविधान की एक प्रारूप रखा कि इस तरीके का संविधान होगा, और उसमें गवर्नमेंट ने मतलब बताया प्रिस्क्राइब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड द गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1937। तो जो आंदोलन हुआ था ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, क्योंकि पहले अंग्रेज जब हमारे देश में तो कई सारी प्रोविंसेस थी, जैसे कि आज राज्य होते हैं। तो 1935 में अंग्रेज़ों ने कह दिया था कि ठीक है, अब जो राज्य हैं उस पर जो इंडिया के ही लोग हैं वो अपने मर्जी से काफ़ी सारी चीज़ें चला सकते हैं। और फिर इलेक्शन भी हुए थे 1937 के, वो इस मार्च के बाद ही हुए थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद। कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंस। तो 11 प्रोविंस थी जिनमें इलेक्शन होने थे, उसमें से 7 में कांग्रेस की ही सरकार बन गई थी। फिर 1939 में तो भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। कांग्रेस जो है रेडी थी कि भाई ठीक है हम सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि वो हिटलर के इरादों से मतलब समझ नहीं आ रहा था कि हिटलर किस तरीके के काम कर रहा है। बट क्या हुआ कि ये मांगा गया, मांग ये की गई कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि अगर हम आपको वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट करेंगे तो आपको हमारे देश को आज़ादी देनी पड़ेगी। बट अंग्रेज़ों ने ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं दिया, तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी। और कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने ये काउंसिल जो थी प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उससे इस्तीफा दे दिया था। और फिर उसके बाद फिर से एक और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश से कहा कि भाई अब तो आप चले जाओ, अभी चले जाओ, अब तो हम आपको बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, बिल्कुल चले जाओ। और गांधी जी ने नारा दिया डू और डाई। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो डू और डाई ये नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। कम्युनिकेशन एंड सिंबल ऑफ स्टैच्यू ऑफ अथॉरिटी वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री। तो जो अंग्रेजी सरकार के जो चिन्ह थे ना, जैसे कि रेलवेज, पोस्ट, इन सब पर अटैक किए गए। बाय द एंड ऑफ 1943 आते आते लगभग 90,000 लोगों को अंग्रेज़ों ने अरेस्ट कर लिया था, और 1,000 लोग जो है पुलिस ने जब फायरिंग कर देते थे ना उसमें मारे जा चुके थे, क्योंकि इन मैनी एरियाज ऑर्डर्स वर गिवन टू मशीन गन क्राउड्स फ्रॉम एयरप्लेन। तो ऊपर से एयरप्लेन से जो है लोगों पर गोलियां दागी जा रही थी। इंडिपेंडेंस और पार्टीशन। फिर उसके बाद 1940 में जो मुस्लिम लीग थी, हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, 1906 में बनी थी ढाका में। मुस्लिम लीग ने डिमांड किया कि भाई ये देखो, ये जो पाकिस्तान है, ये इधर पाकिस्तान और इधर ये बांग्लादेश, पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, फिर ये अब दूसरा देश बन चुका है 1971 में। पाकिस्तान और इधर ये बांग्लादेश, ये एक बंटवारे की मांग की गई। लेट 1930s आते आते मुस्लिम लीग खुद को बिल्कुल एक अलग नेशन की तरह देखने लगी थी, और वो कहती थी कि इंडिया जो है वो हिंदुओं का है और पाकिस्तान हम बनाएंगे मुसलमानों का, ऐसा मुस्लिम लीग का मानना था। तो इन्होंने बंटवारा करवा के ही छोड़ा देश का।
तो 1937 के इलेक्शन के टाइम के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी अपनी चलाने लगी, क्योंकि फिर सरकार, अंग्रेज़ी सरकार भी इनको सपोर्ट करने लगी थी ताकि देश को तोड़ फोड़ के ही वो जाए। अब फ्रीडम की तरफ जो आती है एट द एंड ऑफ वॉर, जब वॉर ख़त्म हुई 1945 की, तो ब्रिटिश जो है वो नेगोशिएशन के साथ आ गया कांग्रेस लीग और कहने लगा कि भाई ठीक है, अब हम आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे। लीग ने सोचा कि भाई अब तो बढ़िया मौका है, मुस्लिम लीग ने, तो उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और मुस्लिम्स को एक आज़ाद देश चाहिए। तो कांग्रेस ने ये सारी डिमांड एक्सेप्ट नहीं करी कि भाई कांग्रेस तो क्योंकि मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंट करती है, पर ये खींचातनी चली और टॉक्स जो है फेल हो गई और फिर फाइनली बंटवारा ही हुआ हमारे देश का। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में। कांग्रेस की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही, इलेक्शन हुए थे और काफ़ी सारी सीटें कांग्रेस को मिल गई। अब लीग जो है वो मुस्लिम के लिए जो सीट रिजर्व कर दी थी, हमने पहले देखा था ना कि रिजर्व्ड इलेक्टोरेट कर दिए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट की, भाई मुस्लिम सीटों पर सिर्फ मुसलमान ही खड़े होंगे और सिर्फ मुसलमान ही वोट देंगे, तो उस पर तो मुस्लिम लीग की मतलब अच्छी खासी जीत हुई थी। अब लीग जो है पूरी तरीके से कहने लगी कि भाई हमें तो पाकिस्तान चाहिए। फिर उसके बाद एक कैबिनेट मिशन आया जिसमें 3 मेंबर्स थे और वो तो मतलब ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम जो है यूनिटी भी बनी रहे और देश भी एक रहे, बट ऐसा हो नहीं पाया। कांग्रेस और लीग जो है डिसएग्री कर गए कैबिनेट मिशन के टाइम पर और कैबिनेट मिशन फेल हो गया, वो देश को एक करने में, एक रखने में नहीं कारगर हो पाया। फिर पार्टीशन, ऑब्वियसली मुस्लिम लीग ने तो भाई पूरे दंगे मचा दिए थे पूरे देश में। वेस्ट बंगाल में तो क्या खून जनी हुई थी, तो मतलब बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी। 16 अगस्त 1946 कहा कि भाई ये तो डायरेक्ट एक्शन डे है। दंगे हो गए कलकत्ता में और मतलब बहुत दिनों तक वो दंगे चले। मुस्लिम लीग ने पूरे बुरी तरीके से दंगे फैला दिए थे, बहुत दिनों तक वो दंगे फैले रहे, हज़ारों लोगों की मौत हुई। फिर 1947 को इतने ज़्यादा दंगे जो हो रहे थे इन सबको रोकने के लिए, फिर फाइनली हमारा देश आज़ाद ही हुआ। आज़ाद हुआ, बट क्या हुआ, इंडिया से मुसलमान जो है पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, पाकिस्तान से हिंदू इंडिया की तरफ आ रहे थे, तब भी बहुत ज़्यादा दंगे फैले और मतलब बहुत ही दिक्कतें आई थी देश के साथ। तो इंडिया का मतलब अब काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था, एक नया देश बन चुका था पाकिस्तान। सो जो जॉय था ना, जो खुशी थी इंडिपेंडेंस की, अब हमारा देश आज़ाद हो गया है ब्रिटिश रूल से, वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स रही, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दंगे उस समय पर देश में फैले हुए थे देश के बंटवारे की वजह से। अंग्रेज़ तो चले गए मगर दंगे बहुत हुए थे देश में उस समय। तो चैप्टर तो हमारा हो गया है कंप्लीट। होपफुली आप लोग को पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।